कैसे सभी बढ़िया। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। 11th-12th की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, जहाँ से हमने लास्ट क्लास ख़त्म की थी वहीं से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था। मैंने बोला था कि आप लोगों को डायग्राम बनाना है। तो अपनी नोटबुक खोलिए, देखते हैं वो आपने सही बनाया है। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों ने सही बनाया होगा, क्योंकि हमने अच्छा सीखा था। तो आप लोगों को बताया था इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमने देख लिया था, मार्केट डिमांड कर्व बनाना था। तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ये मेरी डिमांड थी जो लास्ट क्लास में लिया था। सर ये तो प्राइस है 1 2 3 4 5 20 क्वांटिटी डिमांड 5 4 3 2 1। एक एग्जांपल लिया था राहुल का, राहुल्स क्वांटिटी डिमांड 6 5 4 3 2। मार्केट डिमांड बताया 2 या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, 2 एंड मोर देन 2, अगर उनको जोड़ेंगे तो मार्केट डिमांड हो जाएगी। कितना था? 11 9 7 5 3। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। मैंने बोला था कि आपको मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। आपको समझ में आएगा मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व में फ़र्क क्या है। थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं। तक गया, चलो कोई बात नहीं। प्राइस कितना है? 1। मार्केट डिमांड कर बनाते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर बाद में बनाएंगे। 1 रुपये प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 11। तो 1 रुपये पर 11। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड पे बिल्कुल सीधा हाथ चलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। 2 पर कितना है? 9। 2 पर 9, 3 पर 7, 4 पे 5 और 5 पे 3। ये मिला दिया हमने और ये बन गया हमारा मार्केट डिमांड कर्व। ये क्या बन गया? हमारा मार्केट डिमांड कर्व। और एक इसी में इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं। क्या बना है इसी में? एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इस लाइन का कोई काम नहीं, ये सिर्फ आपको बोर्ड है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने ये लाइन बनाई थी। तो आपको मार्केट डिमांड कर्व बनेगा डिमांड कर्व जैसा ही सेम बनेगा, लगभग क्या सेम ही है। 1 रुपये पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व मेरा ले लो या राहुल का ले लो, किसी का भी ले लो, उसका और बना के देखेंगे। 1 पर 6, 1 पे 6, 2 पे 5, 3 पे 4, 4 पे 3, 5 पे 2। ये दोनों ये मिला दिए, ठीक है। ये बन गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व दोनों में क्या फ़र्क है आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। इंडिविजुअल डिमांड कर्व थोड़ा सा वर्टिकल है और मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश कर रहा है। अगर रफली मैं बनाऊं, जितना ज़्यादा दूर तक लेके जाऊंगा वो मार्केट डिमांड कर्व होगा, और जितना नज़दीक तक रहेगा वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व रहेगा। लॉजिक क्या है? यहाँ पर लेते हैं क्वांटिटी डिमांड और ओवाई एक्सिस पर क्या लेते हैं? प्राइस। डिमांड एक आदमी ज़्यादा करेगा या मार्केट ज़्यादा करेगी? मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी। तो मार्केट का मतलब 2 या 2 से फालतू आदमी, और अकेला आदमी की ज़्यादा डिमांड नहीं हो सकती, मार्केट की डिमांड ज़्यादा होगी। तो जितना डिमांड कर जितना दूर तक जाएगा वो मार्केट डिमांड कर्व होगा, और जितना नज़दीक तक रहेगा वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व रहेगा। तो मार्केट डिमांड कर्व में और इंडिविजुअल डिमांड कर्व में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व थोड़ा सा वर्टिकल है और मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करता है। क्लियर है? ठीक है। अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं अब तक डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ चुके हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ चुके हैं, डिमांड कर्व पढ़ चुके हैं, मार्केट डिमांड कर्व पढ़ चुके हैं। अब अपने धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चैप्टर अपना धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा। तो बच्चों एक चीज़ मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, मांग का नियम।
लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। क्या? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा शॉर्टकट, व्हेन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, और व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कमोडिटी डिक्रीजेस देन डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। ये तो हम पढ़ चुके थे कि प्राइस में और डिमांड में उल्टा रिलेशन है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब उस वस्तु की कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। ये है हमारा मांग का नियम। तो मांग के नियम में आपने अगर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये वाली बात, अन्य बातें समान रहने पर, अगर आपने बात ये एग्ज़ाम में नहीं लिखी या पेपर में नहीं लिखी तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। कई बच्चे प्राइस पहले बाद में लिख देते हैं, डिमांड पहले लिख देते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें क्या गलती है, लिख तो हम वही रहे ना, उसका मतलब अलग निकल जाता है। उस बात पे एक बार बाद में जाएंगे, पहले एक बार ये देखते हैं ये अन्य बातें ये हैं क्या क्या। तो हम पूरा जो डिमांड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सारी ये अन्य बातें ही पढ़नी है हमें। अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर यहीं आप उन लोगों को समझाना है कि भाई ऐसा होगा, हमें पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, ऐसा होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, तो वो कब कब होगा और कब कब नहीं होगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल जब होगी तभी ऐसा क्यों होगा, तो आपका एग्जांपल लेते हैं। तो जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा या तो दोनों वर्किंग पे होंगे, या एग्जांपल लेते हैं आपके पापा वर्किंग पे हैं, आप पापा काम करते थे, पैसा कमाते थे। जब आप फर्स्ट क्लास में होगे तब जितना पैसा कमाते थे और आज आप 11th क्लास में हो, आज भी पैसा कमाते होंगे, पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा कमाते हैं, अब कमाते हैं ना, पहले कम कमाते थे अब ज़्यादा कमाते हैं। तो पहले के मुकाबले चीज़ों के रेट भी बढ़े हैं, पहले रेट कम हुआ करते थे, आज रेट ज़्यादा हैं। तो रेट बढ़े हैं, आप लोगों की डिमांड तो कम नहीं हुई होगी, पहले के मुकाबले आप ज़्यादा परचेज कर रहे हो ना। अगर वही चीज़ अगर मैं बोल दूं कि पहले जितनी इनकम आपके पापा की थी आज भी उतनी ही इनकम है, मान लेते हैं पहले 5,000 रुपये कमाते थे महीने के, आज भी 5,000 रुपये कमा रहे हैं, आज 30-40 हज़ार रुपये नहीं है महीने की, आज मान लेते 5,000 रुपये, पहले भी 5,000 रुपये थी। तो 5,000 रुपये जब इनकम सेम हो गई, जब चीज़ों के रेट बढ़ेंगे तो आप बताओ क्या उतनी डिमांड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सर यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जब चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। और एग्जांपल लिया हमने, आप लोगों की जो इनकम है, क्या इनकम है वो कांस्टेंट रह जाए, इनकम कांस्टेंट रह गई, आय समान रह गई। जब चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं तब उनकी डिमांड घटाएंगे ही घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। आज जितना पैसा कमा रहे हो वो आपकी इनकम आने वाले 10-20 साल उतनी ही रहे, चीज़ों के रेट बढ़ते रहेंगे लेकिन आपकी डिमांड कम होती रहेगी। लेकिन अगर साथ के साथ इनकम बढ़ा दें तो डिमांड कम नहीं होगी, प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसमें लॉ ऑफ डिमांड में क्या इंपॉर्टेंट था, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल उस बात को समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था इनकम का, लेकिन ये सारे एग्जांपल हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों ने लिखा होगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस एंड डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। हिंदी वालों के लिए अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। मैं आपको कह रहा था कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि डिमांड पहले लिख दें और प्राइस को बाद में लिख दें, तो वो सही है या गलत है? तो वो सही है या गलत है? वो गलत है। वो क्यों गलत है? देखो, जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घट जाती है, प्राइस की वजह से उसकी डिमांड घटी। और कोई चीज़ महंगी हो जाए तो हम उसको खरीदना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन जब किसी वस्तु की डिमांड कम हो गई, उसको लोग बाग खरीद नहीं रहे, तो उसके प्राइस थोड़ी बढ़ेंगे। दोनों अलग अलग बातें हो गई ना, ये बात गलत हो जाएगी। तो प्राइस पहले लिखना है, डिमांड पहले लिखना है,
उस बात पे क्लियर हुआ। पहले क्या होगा, प्राइस की वजह से डिमांड पे इफेक्ट जा रहा है, डिमांड की वजह से प्राइस पे नहीं बढ़ रहे हम। प्राइस बढ़ा इसीलिए डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई इसलिए प्राइस नहीं बढ़ा। दोनों अलग अलग बातें हैं, समझो उस बात को। डिमांड कम होगी, कोई चीज़ नहीं खरीद रहा कोई भी, तो उसका रेट मार्केट में गिरेगा, हो गया ना। लेकिन प्राइस बढ़ेगा किसी चीज़ का तो उसकी डिमांड क्या होगी, गिरेगी। और तब गिरेगी जब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगे। तो अदर लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों को क्लियर हुआ, लॉ ऑफ डिमांड है क्या। अब लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ हम लोगों को क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इससे में हमारा पूरा लॉ ऑफ डिमांड क्लियर होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारित तत्व। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर हमारा इन्हीं के आसपास चलेगा। यही पढ़ेंगे, यही पढ़ते पढ़ते पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसी में पूरा चैप्टर कंप्लीटली ख़त्म होगा। बस इनको ध्यान से समझना है। यही चीज़ें डायग्राम बनेगी, यही इन्हीं चीज़ों से डिफरेंस पेपर में आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का, यानी कि जैसे बैकबोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो पूरे डिमांड चैप्टर की रीढ़ की हड्डी क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्लियर ना। इनको ध्यान से समझो, आपको लॉ ऑफ डिमांड में जो मैंने अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये अदर थिंग्स कौन कौन सी थी वो सारी समझ में आएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड में अगर आप लोगों को पहला पॉइंट में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आप लोगों को पहला पॉइंट में बताऊं, उसमें क्या है पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत। इसमें हर एक पॉइंट का हम डिमांड पे इफेक्ट बताएंगे, क्या डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड को डिटरमाइन करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी या कम होगी। क्लियर है ना। तो पहले पॉइंट क्या हमारा, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी का मतलब क्या है, जब चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे, जब वस्तु की अपनी कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, लेकिन जब वस्तु की अपनी कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होने के लिए अदर थिंग्स क्या होनी चाहिए थी, इक्वल रहनी चाहिए थी, कांस्टेंट रहनी चाहिए थी। क्लियर है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। वस्तु की अपनी कीमत का मांग पर क्या असर पड़ता है, उल्टा असर पड़ेगा। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। यानी कि प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशन बना वो कैसा बना, नेगेटिव रिलेशन बना, इनवर्स बना, इनडायरेक्ट बना, कुछ भी कह सकते हो आप। इनवर्स, इनडायरेक्ट, नेगेटिव, ऋणात्मक, उल्टा, अप्रत्यक्ष। क्लियर। ठीक। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हमारा इसमें, सेकंड पॉइंट हमारा होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सेकंड पॉइंट क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत। देखो रिलेटेड गुड्स, वे गुड्स जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वे सारे गुड्स यहाँ आएंगे। उनके प्राइस का, एक दो गुड्स हैं आपस में रिलेटेड होंगे, एक के प्राइस का दूसरे की डिमांड पर असर पड़ेगा। और वे गुड्स कौन कौन सी हैं, तो हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को दो कैटेगरी में बनाया, एक्सप्लेन किया। पहली कैटेगरी क्या थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड्स। टॉपिक का नाम है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत। अब प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, पहले ये क्लियर करो, टॉपिक अपने आप क्लियर होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वे गुड्स होते हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जिनका एक दूसरे के स्थान पर क्या कर सकते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं, वे गुड्स कौन से कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं। अब वे गुड्स कौन कौन से हैं, जैसे
सर्दी का मौसम था, हमें सर्दी लग रही थी तो कुछ गर्म पीने का मन कर रहा था, हम गए, बोला चाय है, वो बोला नहीं भाई साहब चाय नहीं है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी ले लोगे? बोला हाँ जी भाई साहब कॉफ़ी दे दो। तो चाय की जगह पर क्या ले ली? कॉफ़ी ले ली। ठंडा पीने का मन कर रहा था, गर्मी बहुत थी, तो गए दुकान वाले के पास कोल्ड ड्रिंक लेने, हमने बोला भाई कोक दे दे, एक कोका कोला दे दे, वो बोला कोका कोला नहीं है मेरे पास, पेप्सी है, तो हम पेप्सी ले लेंगे। क्लियर है ना? तो एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल और भी कई तरह के हो सकते हैं। गाड़ी लेते हैं हम, एक गाड़ी नहीं है तो दूसरी गाड़ी से काम चल जाएगा, वो भी क्या उसका सब्स्टिट्यूट है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरे से नहीं पढ़ना, किसी और से पढ़ोगे तो वो मेरा सब्स्टिट्यूट है। एक की जगह पर दूसरे को यूज़ कर रहे हो, वो उसका क्या है? सब्स्टिट्यूट है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स वही हैं, एक वस्तु की जगह जिस दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है वो वस्तु उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। क्लियर है? आप लोगों को टी आर जैन बुक से नहीं पढ़ना, वी के ओरी बुक से पढ़ोगे, संदीप गर्ग बुक से पढ़ोगे, इनसे नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी से पढ़ोगे। तो ये बुक एक दूसरे की क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। क्लियर है? तो एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का दूसरे के डिमांड पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा? तो मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों को, एग्जांपल लेते पेप्सी और कोक, पेप्सी एंड कोक, दोनों के प्राइस बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर एक का प्राइस बढ़ जाए या घट जाए तो दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट होगा। कैसे? ऐसे पेप्सी का प्राइस मान लेते हैं, पेप्सी वालों ने अपना प्राइस क्या कर दिया? बढ़ा दिया, पेप्सी हो गई महंगी। अब जो बोतल 50 रुपए की आती थी वो बोतल होगी 60 रुपए की, लेकिन कोक की बोतल आज भी 50 रुपए की आ रही है। आप दुकान पे लेने गए थे पेप्सी, वो बोला जी 10 रुपये और ज़्यादा दीजिए, महंगी हो गई, तो आप क्या ले लोगे? कोक ले लोगे। बोला भाई कोक दे दे, फिर कोक की डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोक की डिमांड किसकी वजह से बढ़ी? पेप्सी की वजह से बढ़ी, क्योंकि पेप्सी वालों ने अपनी कीमत बढ़ा दी, जिसकी वजह से कोक वालों की डिमांड बढ़ जाएगी। अब कोक वाली कंपनी का पेप्सी वाली कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सा लेना देना है कि भाई वो मेरी सब्स्टिट्यूट गुड्स बनाता है। अगर मेरे गुड्स में कोई भी कमी है ना तो सारे लोग उसी का खरीदेंगे, लेकिन उसके प्राइस की वजह से मेरी डिमांड बढ़ी है। कैसे? उसने अपनी चीज़ महंगी कर दी, मैंने उतनी ही रखी, तो उसकी चीज़ महंगी हो गई, तो उसकी डिमांड कम होनी थी, उसकी कम खरीद कर लोग मेरी ज़्यादा खरीदेंगे। तो मेरा तो प्राइस भी वही था, सेम था, लेकिन फिर भी मेरी डिमांड बढ़ गई। किसकी वजह से? पेप्सी की वजह से। तो पॉइंट ही हमारा यही है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट कर रहा है? क्लियर है ना? इसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी। अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाए तो, पेप्सी सस्ती हो गई तो कोक को लेना कम कर देंगे, ज़्यादा आदमी किसको लेंगे? पेप्सी को लेंगे। कोक का प्राइस कम होने से पेप्सी वाले देख रहे हैं, बोला भाई हमारा कोक वाले क्या देख रहे हैं? हमारी डिमांड कम क्यों होती जा रही है। उन्होंने देखा अरे यार पेप्सी वालों ने प्राइस क्या कर दिया? कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारी डिमांड, मांगी गई मात्रा लगातार क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी। अब यहाँ एक चीज़ देखें, तो एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, एसजी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और सेकंड सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड, दोनों के बीच में जो रिलेशन बना वो कैसा बना? पॉजिटिव बना, डायरेक्ट बना। कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते थे? जब बोर्ड का एग्जाम था तो क्वेश्चन ये आते थे कि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने से वाई वस्तु की मांग भी बढ़ गई, तो बताओ ये दोनों कैसे गुड्स हैं? ऑप्शन देते था 4, ना भी दे तो आप लोगों को बताना होता था। तो आप एक्स और वाई की जगह एग्जाम्पल फिट करके देखो। एक्स मानो प्राइस पेप्सी है, एक्स की कीमत बढ़ गई, क्या बोला? एक्स की कीमत बढ़ने से वाई की मांग बढ़ जाती है। एक्स की कीमत बढ़ गई, एक्स थी पेप्सी, पेप्सी की कीमत बढ़ गई तो कोक की डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम्पल फिट हो गया। तो वह गुड्स कौन से हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्लियर हुआ। आप लोगों को जब ये पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे लिखना होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स को पहले एक्सप्लेन करो, फिर एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखने के बाद उनको बताओ अगर पेप्सी की कीमत बढ़ती है तो कोक की मांग
बढ़ जाएगी, पेप्सी की कीमत घटेगी तो कोक की मांग कम हो जाएगी। मतलब एक प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में और दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग के बीच रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। सब्स्टिट्यूट एक्सप्लेन करोगे दोनों के एग्जाम्पल के बाद, लिख दोगे डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस एंड डिमांड ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अगला अपना पॉइंट देखेंगे रिलेटेड गुड्स का दूसरा पॉइंट जो दूसरे टाइप का था। पहला टाइप क्लियर हुआ आपको लोगों को, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, अरे समझदार हो गए आप तो, बिल्कुल सी बुक खोल के देखिए, साथ के साथ पढ़ते रहिए, डेफिनेशन आपको क्लियर होती चलेगी सारी। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, पूरक वस्तुएं जो पूरा करें, अधूरी हैं अकेली, लेकिन दो वस्तु मिल जाएंगी पूरी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे पेन और इंक, अगर पेन में इंक नहीं है तो अधूरे हैं, इंक अलग पड़ी है पेन अलग है तो दोनों अधूरे हैं, दोनों मिलेंगे तो एक चीज़ कंप्लीट होगी। कार और पेट्रोल दोनों अलग अलग हैं, अधूरे हैं, कार के अंदर पेट्रोल डलते ही कंप्लीट हो गई चीज़। तो वे दो गुड्स जो मिलकर एक डिमांड को पूरा करें, वे दो गुड्स जो मिलकर एक डिमांड को पूरा करें या एक दूसरे की डिमांड को पूरा करें। कार की डिमांड क्या है, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल की डिमांड क्या है, उसको गाड़ी चाहिए। तो एक दूसरे की डिमांड को जो पूरा करें वे गुड्स कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। या ये कह सकते हैं जॉइंट गुड्स, जिन दोनों गुड्स की डिमांड इकट्ठी बढ़ेगी। अगर कार की सेल ज़्यादा हो रही है ना तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप ही बढ़ेगी। यहाँ पर मेरा मतलब पेट्रोल से, उस वाले पेट्रोल से नहीं, पेट्रोल का मतलब डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सभी से है। अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। क्लियर है? तो वे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन अब एक गुड्स का इफेक्ट दूसरे की डिमांड पर भी जाता है, वो कैसे लें? तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर हुआ, वे गुड्स जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करें या दो गुड्स मिलकर एक डिमांड को पूरा करते हों, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब एग्जाम्पल क्या लिखें, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, बार बार कहते हैं कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। अब एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगा? तो इस पॉइंट का नाम भी वही है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तु की कीमत। तो पूरक वस्तु की कीमत दूसरी पूरक वस्तु की मांग को कैसे इफेक्ट करती है वो देखते हैं। एक पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल। अगर कार महंगी हो गई, कार की कीमत बढ़ने लग गई, कार हो गई बहुत ज़्यादा महंगी, तो लोग कार को खरीदना कम कर देंगे या कार की जितनी सेल होती है उतनी सेल नहीं रहेगी, कार की सेल गिर जाएगी। अब कार की सेल गिरेगी तो जब गाड़ी ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल किस में डलवाएंगे? तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कार के प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? अगर कार हो जाए सस्ती, कार के प्राइस हो जाएं कम, कार होगी सस्ती, लाख लाख 2-2 लाख रुपए में गाड़ी मिल रही है, नहीं तो हर कोई गाड़ी लेने भागेगा। कार की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, कार की डिमांड ज़्यादा होने से पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। अब यहाँ एक गुड्स के प्राइस में दूसरे गुड्स की डिमांड में कैसा इफेक्ट पड़ रहा है? एग्जाम्पल लिया था ना, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वाई की मांग भी बढ़ेगी। तो कौन से थे, सब्स्टिट्यूट गुड से। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने से वाई वस्तु की मांग कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो कीमत बढ़ने से मांग कम हो रही है। एग्जाम्पल लो, कार, पेट्रोल, पेप्सी कोक। पेप्सी कोक तो फिट होगा नहीं, तो कार पेट्रोल का फिट होगा। कार के प्राइस बढ़ गए तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कार लेना हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में और पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कीमत में और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं अपने, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने कितने टाइप के गुड्स पढ़े, 2 टाइप के गुड्स पढ़े, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप लोगों को सब्स्टिट्यूट गुड्स भी समझ में आया और आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी समझ में आया। क्लियर है। अब अपने टॉपिक्स को अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे अगली क्लास में बच्चों। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।